नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की, क्योंकि मैंने 6 प्रैक्टिस सेट अभी तक करा दिए हैं। तो बिहार दरोगा से संबंधित 6 प्रैक्टिस सेट वो आपने लोगों ने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की। इसी प्रकार से हम और भी बहुत सारे वीडियो अभी हम लाने वाले हैं। पूरा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट का। उसमें आपको प्रैक्टिस सेट डेली 2 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अभी आपको 1 मिल रहा है, कुछ दिन दिवाली तक आपको 1 ही प्रैक्टिस सेट मिलेगा। दिवाली के बाद हम 2-2 प्रैक्टिस सेट सुबह और शाम आपको चैनल पे प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो आपको, चाहे बिहार दरोगा से संबंधित, चाहे जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, सबसे जितने भी जीएस के प्रश्न आते हैं वो सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्योंकि हम लूसेंट और घटना चक्र को भी लेकर आए हैं, तो वो भी आपको कराए रहे हैं बराबर, और साथ साथ में और भी चीज़ें आप इस चैनल के माध्यम से कराई जाएंगी। चलिए यहाँ प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। तो मशहूर लिंगराज मंदिर जो है वो किस शहर में है, तो भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण रोग नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक जो कि संक्रमण रोग नहीं है। तो पहला हो गया मधुमेह, मधुमेह संक्रमण रोग नहीं है। दूसरा यक्ष्मा यानी टीबी एक संक्रमण रोग है, चेचक संक्रमण है, और हैजा संक्रमण है। जबकि मधुमेह जो है वो संक्रमण नहीं है, संक्रमण रोग नहीं है। यानी कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज जो है वो संक्रमण रोग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर के नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो मानव शरीर के नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, तो गुर्दा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था। तो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था। तो ये एशियन पेंट्स। नेक्स्ट है कि संवेग मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या है। तो संवेग मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो कि संवेग यानी एसआई का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर बाध्यकारी है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो किस पर बाध्यकारी है, तो भारत के सभी न्यायालयों पर उसके निर्णय बाध्यकारी है। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो उन्हें बंदगान के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, और जिन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो जाना जाता था, तो उनको बंदगान नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इनमें से आपका जो बी आंसर सही होगा। क्यों? देखो, भारत का सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट चुन किया गया, सही बात है। फिर ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, बिल्कुल गलत है, नहीं। फिर नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन है कि भारत के गवर्नर जनरल का जो कि भारत का वायसराय बन गया, ये भी सही है। 3 ऑप्शन सही है, लेकिन आपका बी आंसर जो वो गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से बी आंसर ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार, तो आर्टिकल 21 जो कि स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार हो गया, सोने का अधिकार हो गया। तो ये सभी आर्टिकल 21 यानी 21 में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वां है कि निम्न में से कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की आत्मकथा है। तो इनमें से कौन से पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की आत्मकथा है। तो ये है मेंटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। तो मेंटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, तो ये क्या है, ये है पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की आत्मकथा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि हिमालय से कौन सी नदी नहीं बहती, यानी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है यहाँ पे गोदावरी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की नदी है, तो इसीलिए इसका आंसर ये होगा सिंधु। पर सिंधु जो कि हिमालय नदी है, ब्रह्मपुत्र और गंगा ये तीनों हिमालयन अपवाह तंत्र का हिस्सा है, लेकिन गोदावरी जो कि प्रायद्वीप तंत्र का हिस्सा है, प्रायद्वीप नदियां है ये, यानी कि दक्षिण भारत में बहती है। नेक्स्ट है कि मुक्केबाजी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है। तो मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है। तो इनमें से अंडरवेट जो कि मुक्केबाज में भार विभाजन नहीं है, अंडरवेट। हैवी वेट है, लाइट वेट है और मिडल वेट है, लेकिन अंडरवेट नहीं है। नेक्स्ट है कि सीमेंस किसकी इस इकाई है। तो सीमेंस जो है वो किसकी इकाई है। तो सीमेंस है विद्युत चालकत्व जो कि सीमेंस की इकाई है। नेक्स्ट है कि 1907 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी कौन बनी। तो 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी कौन बनी। 1970 की बात कर रहा है, तो जीनत अमान आप लोग याद रखें, जो कि मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी बनी थी। नेक्स्ट है कि बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं। तो है बोस आइंस्टीन संघनन कहते हैं। तो बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं। तो बोस आइंस्टाइन संघनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो धार्मिक ग्रंथ जो त्रिपिटक है वो किस धर्म से संबंधित है। तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से जो कि संबंधित है, जिसमें सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक 3 प्रकार के जो पिटक है उनको भी आप लोग याद रखें, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैल कार्तिक स्तंभों को दर्शाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैल कार्तिक स्तंभों को दर्शाते हैं। तो यह है मौर्य स्तंभ। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है। तो भारत में कोर्ट ऑफ अपील जिसको बोलते हैं, अपीलीय न्यायालय कौन सा है। तो ये है उच्चतम या सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय कोई बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। तो किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। किससे होगा। तो वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच जिसको बोलते हैं, वुड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कयाल क्या होता है। तो भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कयाल क्या होता है। तो यह अप्रवाही जल जो कि कयाल कहा जाता है, कयाल अप्रवाही जल। नेक्स्ट है कि ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है। तो इनमें से ओलंपिक रिंग में कौन सा कलर जो है वो रंग नहीं होता है, और ओलंपिक का जो सिंबल है उसमें तो पिंक या गुलाबी नहीं होता है, जबकि हरा लाल नीला ये तीनों होते हैं, पिंक या गुलाबी नहीं होता है। नेक्स्ट है कि माउंट मकालू पर सर्वाधिक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो किस पे। तो माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो ये बनी है प्रियंका मोहिते जो कि माउंटेन मकालू पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट है कि मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है। तो मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर होगा। इसको कोपिका होगा इसका सही। नेक्स्ट है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में मूल्य निर्धारण इनमें से किस तरीके से किया जाता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में मूल्य निर्धारण इनमें से किस तरीके से किया जाता है। तो ये है लागत प्लस उपागम से।
नेक्स्ट है कि भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते, यहाँ नहीं है, कौन सा नहीं पाया जाता, पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते हैं, पूर्वी घाट में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के निर्देशक तत्व सिद्धांतों को बताता है। तो कौन सा भाग, भाग चार जो कि नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। नेक्स्ट है कि कौन से दो भारतीय राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इनमें से कौन से दो राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला यानी कि आपका जाकिर हुसैन, एक जाकिर हुसैन हो गए जो कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, एक हो गए फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन, यानी कि इसका आपका बी आंसर सही है, 1 और 3 फखरुद्दीन अहमद और जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। तो कुल राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, तो 12, कुल 12 सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था उसके बाद आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया था। तो वो कौन, तो ये फखरुद्दीन अली अहमद। कहने का मतलब है कि आपातकाल के समय कौन राष्ट्रपति था, तो इसे भी आप उनको याद रख सकते हैं। जिस समय इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था उस समय राष्ट्रपति कौन था, तो फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट है कि भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम राष्ट्रपति सबको याद रहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है कैसे, तो 5 साल बाद, 5 साल के बाद भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट है कि जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हों तो पद पर अस्थायी रूप का से काम करता है कौन। तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर दोनों के पद एक साथ खाली हो तो अस्थायी रूप से कौन काम करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय काम करेंगे राष्ट्रपति के रूप में, भारत के उच्चतम न्यायालय या भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है कि विश्व में किस वर्ष पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। मतलब कि केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई, तो इसका हो जाएगा 1668 में केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी विश्व में। विश्व की बात कर रहा है यहाँ पे, तो विश्व में पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना 1668 में। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कि यहाँ पे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में याद रखना। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला बैंक का किसके साथ विलय कर दिया गया। तो भारतीय महिला बैंक जो थी उसका विलय किसके साथ किया जाएगा, तो भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसका विलय कर दिया गया। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो हड़प्पा के नगर में से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो ये कौन थे, तो ये थे जीवक। तो राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, तो जीवक। नेक्स्ट है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो किस वर्ष बाबर ने इस सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था, तो कब, तो 1526 में। इसका पहला आंसर सही है, 1526। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो ये था मैसूर राज्य का
शासक था। नेक्स्ट है कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे केसरी बोल रहा है, तो केसरी और मराठा दो अखबार थे, ये किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने। डी आंसर सही है, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा, केसरी और मराठा, केसरी मराठी में था, मराठा अंग्रेजी में था, तो दोनों याद रखिए। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई। तो आज़ाद हिंद फौज जो है वो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी गई 1843 को, आज़ाद हिंद फौज 1843। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध, नमक कर के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है। तो अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है, ये कुतुब मीनार में अलाई दरवाजा अवस्थित है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा, तो इनमें से जो है इनमें एक दो चार, एक यानी असम से नहीं, तो गुजरात से गुजरती, झारखंड और मिजोरम से। अब आपको बतानी है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है और साथ साथ में कौन कौन से राज्य हैं, उनको आप एक लिस्ट बनाकर आप यहाँ पे पूरे राज्यों का नाम लिखिए, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। पश्चिम से पूर्व से आप क्रम भी लगाइए इसका, पश्चिम से पूर्व की तरफ। नेक्स्ट है कि मूक घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, मूक घाटी बोलते हैं जिसको, या साइलेंट वैली बोलो, तो ये है आपका केरल में मूक घाटी या साइलेंट वैली अवस्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का कुल सिंचित क्षेत्र है। तो भारत का कुल सिंचित क्षेत्र है 55%, जो कि सिंचित क्षेत्र है। ओ सॉरी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। तो इनमें से कौन सा देश है जो पूर्ण रूप से सहारा या रेगिस्तान के अंतर्गत नहीं आता। तो नाइजीरिया नहीं आता, अल्जीरिया आता है, लीबिया आता है, मिस्र आता है, जबकि सहारा के अंतर्गत नाइजीरिया नहीं आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। तो निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। तो इनमें से देखना है तुर्की या फ्रांस, बेल्जियम या यूनान। तो कौन सा देश है जिसकी सीमा नहीं है, तो बेल्जियम की सीमा जो कि भूमध्य सागर पर नहीं है, जबकि तुर्की, फ्रांस और यूनान की है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो यह है माजुली द्वीप असम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान सभा द्वारा कि कब अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो अपनाना पूछ रहा है, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ये 50 क्वेश्चन हो गए। 51वां क्वेश्चन है कि किस वर्ष बिहार का विभाजन कर पृथक राज्य झारखंड का गठन हुआ। तो वर्ष 2000 में। अब आप लोगों को बताना है कि डेट क्या थी, क्योंकि मैं सभी चीज़ें आपको पॉलिटी में पढ़ा चुका हूँ कि कौन सा राज्य कब कब हुआ है। अगर आपने वो पॉलिटी के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, क्योंकि पॉलिटी का वीडियो आपके घटना चक्र चल रहा है अभी, तो उनमें मैंने जितने राज्यों का गठन है उनके बारे में एक एक करके बताया हुआ। तो आप उन सब वीडियो को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट देखिए, घटना चक्र की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे, आप विधिवत रूप से वहां से एक एक वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में। यहाँ पे टसर रेशम की बात कर रहे हैं, तो बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में है। तो यह है भागलपुर में टसर रेशम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कि इरी रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है। वहाँ पे टसर रेशम भागलपुर, तो वहीं इरी रेशम पूछा है, तो इरी रेशम हो गया पूर्णिया। नेक्स्ट है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है। तो बिहार केसरी के नाम से किसको कौन प्रसिद्ध है, तो श्री कृष्ण सिंह प्रसिद्ध है बिहार केसरी के नाम से। अब आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है। अब इनको किस नाम से जाना जाता है। जैसे श्री कृष्ण को बिहार केसरी, वैसे ही जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जानते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत कौन सी है। तो मतलब सबसे पुराना क्या है। तो बिहार में मुगल कालीन इमारतों में
इसमें हो जाएगा हाजीपुर की जामा मस्जिद, हाजीपुर की जामा मस्जिद जो कि मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुरानी है। नेक्स्ट है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी कब? तो वर्ष 1931 में। वर्ष 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। अब आप डेट इसको बताइए कि किस डेट को ये भगत सिंह और सुखदेव और इनको फांसी दी गई थी 1931 में। आपको डेट नीचे मेंशन करनी है, कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नहीं है? तो इनमें से कौन सा नरमपंथी नहीं है आपको बताना है, यानी कि कहने का मतलब है वो गर्मपंथी का होगा। अगर नरमपंथी नहीं तो वो गर्मपंथी होगा। कौन थे? तो बाल बाल पाल जो गर्मपंथी थे यही होगा। जबकि जी के गोखले ये क्या थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले इनका पूरा नाम है। तो ये थे नरमपंथी। आर सी दत्त नरमपंथी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी ये भी नरमपंथी। जबकि बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक ये सभी गर्म दल के यानी गर्मपंथी नेता थे। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ है किसकी? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। असहयोग आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920 जो हुआ था उसकी असफलता के कारण स्वराज पार्टी का गठन किया गया। नेक्स्ट है कि भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो रिहंद नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, रिहंद नदी पे। अब आप लोगों को बताना है कि रिहंद नदी जो है उसकी सहायक नदी किसकी सहायक नदी है? रिहंद नदी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है? यहाँ पूछ रहा है गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है? तो ये है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना इज नॉट, यमुना जो है वो सिंधु की एक ट्रिब्यूटरी नहीं है या इसकी सहायक नदी नहीं है। जबकि झेलम, रावी और चेनाब ये तीनों जो कि सिंधु की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन एक ब्रिक्स देश नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक देश जो कि ब्रिक्स देश नहीं है आप लोगों को बताना है? तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर जो कि ब्रिक्स में नहीं है। जबकि चीन, भारत और ब्राज़ील जो कि ब्रिक्स के ही पार्ट हैं, जबकि सिंगापुर नहीं है। नेक्स्ट है कि ओदंतपुरी। ओदंतपुरी बिहार की स्थापना किसने की थी? ओदंतपुरी बिहार की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। ओदंतपुरी बिहार की स्थापना की थी धर्मपाल ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा है? विचार कीजिए। यहाँ पे आपको विचार करना है। 4 ऑप्शन है। पहला है कि अंतरिम सरकार 1940 में रेल मंत्रालय का कार्य असफली देखते थे। तो पैसा इसमें आपको बताना क्या है? इसमें क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? हाँ, तो 1 और 2 कौन सा कथन आपको सही है? तो अंतरिम सरकार 1940 में रुककर रेल मंत्री जो थे आसफ अली थे, ये देखना है। तो ये गलत हो जाएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर बने थे तब पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। गवर्नर के टाइम पारित हुआ था जब लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। तो ये आपका हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि सी आर दास ने नहीं की थी, बल्कि किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है? चौथा है कि रोलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन का सुझाव दिया था। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन कौन से सही है? 65 का आपका 2 और 3 सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। हरिपुरा की अध्यक्षता तो सी आर दास तो गलत है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाउट है। इस क्वेश्चन को आप देख लें, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इस क्वेश्चन को। फिर 65 नंबर तो आप वहाँ से दोबारा से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ट्रांजैक्शन शुल्क जिसे ग्राहकों से वसूल करना सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक आदेश द्वारा रोक दिया गया था, तो ये संबंधित है। तो ट्रांजैक्शन शुल्क जो कि जिसे ग्राहकों से वसूल करना सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक आदेश द्वारा रोक दिया गया था, तो ये किससे संबंधित है? तो ये हवाई जहाज से संबंधित है, हवाई जहाज। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करता है? तो उपाध्यक्ष को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है वो उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? इनमें से कौन सा विश्व का नवीनतम राष्ट्र पूछ रहा है? तो दक्षिणी सूडान जो कि एक नवीनतम देश या राष्ट्र है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई राष्ट्र क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें से कंबोडिया जो कि सार्क का सदस्य नहीं है, जबकि भारत, पाकिस्तान, नेपाल ये सभी सार्क के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा है और आपको मैच करना है, यहाँ पे कौन सा किससे मैच है ये आपको बताना है। यहाँ पे पहला है कि केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र को, तो केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र आपका कटक हो जाएगा। फिर है खेती प्रणाली अनुसंधान केंद्र, खेती प्रणाली अनुसंधान केंद्र आपका मेरठ हो जाएगा। फिर है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो कि भोपाल में अवस्थित है। फिर है सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध संस्थान जो कि झांसी में अवस्थित है। तो पहला हो गया धान, पहला क्या है? तो केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र जो कि भोपाल। केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र जो कि कटक। दूसरा है खेती प्रणाली अनुसंधान केंद्र जो कि कौन सा? तो मेरठ। फिर है भारतीय मृदा विज्ञान जो कि सॉइल के लिए कौन सा? तो भोपाल। और सस्य वानिकी के लिए झांसी। तो ये आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपका ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि एक मार्क संबंध है, तो एक मार्क का संबंध किससे है? तो एक मार्क का संबंध है गुणवत्ता से। नेक्स्ट है कि नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है। तो नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के बोनेपन का जीन है, तो गेहूं के बोनेपन का जीन कौन सा है? तो नोरिन 10 जो कि गेहूं के बोनेपन का जीन है। नेक्स्ट है कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है, तो कृषि उत्पादों की मांग जो है वो पाई जाती है तो स्थायकत्वहीन में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितने प्रतिशत जमीन बच गई थी? तो बिहार राज्य के पास मात्र 54% जमीन बची हुई थी, जबकि 40% जमीन जो कि चली गई कहाँ? तो झारखंड में। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या का घनत्व कितना है? पूरे देश की जनसंख्या का घनत्व पूछ रहा है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, तो 382। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारत का उत्तरी मैदान किसके द्वारा आच्छादित है? तो भारत का उत्तरी मैदान तो यह है कछारी मिट्टी के द्वारा आच्छादित है, कछारी या जलोढ़ कछारी मिट्टी आच्छादित है। नेक्स्ट है कि कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? तो कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? तो ये है रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। नेक्स्ट है कि माले की राजधानी क्या? की राजधानी किसकी राजधानी माले है? तो मालदीव की राजधानी जो कि माले है, मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम द्वारा स्थापित किया गया, तो महाबलीपुरम द्वारा क्या स्थापित किया गया? तो नरसिंह बर्मन जो कि महाबलीपुरम द्वारा किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो नरसिंह बर्मन द्वारा। नेक्स्ट है कि छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी किस वंश के शासक थे? तो ये मराठा वंश के छत्रपति शिवाजी महाराज किसके? तो मराठा वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि एयरबैग के आविष्कार किसने किया था? एयरबैग का आविष्कार किसने किया था? तो एयरबैग का आविष्कार किया था आपका यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। एयरबैग का किया था एसन जॉर्डनॉफ।
एसन जोर्डनाफ ने किया था। नेक्स्ट है कि भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है, तो न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड जो कि संवेग की इकाई है। नेक्स्ट है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में स्थापित की गई थी। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी कब स्थापित की गई थी, तो 1925 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। नेक्स्ट है कि अपर कट, अपर कट मुख्य रूप से किस खेल से संबंधित है, तो ये अपर कट, अपर कट संबंधित है यहाँ पे, तो ये मुक्केबाजी से, मुक्केबाजी से संबंधित है अपर कट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ शैली मंदिर मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषताएं हैं। तो इसका क्या विशेषताएं हैं, तो ये सभी विकल्प सही है। मीनार भी होता, शिखर भी होता, गोपुरम होता, तीनों विकल्प जो कि सही है, मीनार, शिखर और गोपुरम, जो कि द्रविड़ शैली के मंदिर की वास्तुशिल्प की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है कि ईसाइयों का त्यौहार ईस्टर सामान्यतः किस दिन मनाया जाता है। तो ईसाइयों का त्यौहार ईस्टर्न सामान्यतः किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है रविवार यानी संडे को। नेक्स्ट है कि डेटॉल नामक लोकप्रिय एंटीसेप्टिक उत्पाद इन कंपनियों में से किसके स्वामित्व में है। तो डेटॉल नामक कंपनी वो किसके स्वामित्व में, तो रैकेट केंजीजर ग्रुप का, रैकेट वेंकीजर ग्रुप की कंपनी है डेटॉल। नेक्स्ट पढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन कि SGSI एक जियो स्टेशनरी उपग्रह है जिसे किसी अन्य देश की ओर से फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। SGSI किस देश से संबंधित है, तो ये है आपका सऊदी अरब से, सऊदी अरब से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अकबरनामा के रचयिता कौन है। तो अकबरनामा किसने लिखी है, तो ये लिखी है अबुल फजल ने, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है। नेक्स्ट है कि अरेराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर, अरेराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो ये है पूर्वी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट है कि जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है, तो ये होता है स्थिर, स्थिर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन जो कि सही नहीं है, पहला है कौशल धान की एक प्रजाति है, तो ये आपका सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी, तो ये भी आपका सही है। पहला भारत में कृषि विश्वविद्यालय 1960 में बना था, सही है। नेक्स्ट है केरल राज्य नारियल का सर्वोत्तम उत्पादक है, तो ये भी आपका सही है, लेकिन डी आंसर सही है क्योंकि दलहन का अधिकतम उत्पादन राजस्थान राज्य से प्राप्त होता है, तो आपका ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 95 अहमदाबाद के असरवा हिम्मतनगर उदयपुर और गेज परिवर्तन रेलवे परियोजना की अनुमानित लंबाई क्या है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। तो अहमदाबाद, असरवा, हिम्मतनगर और उदयपुर गेज परिवर्तित रेलवे परियोजना की अनुमानित लंबाई क्या है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। तो इसका आपका आंसर सी सही हो जाएगा, 95 का सी, यानी कि 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की पूरी लाइन। नेक्स्ट है कि हाल ही में मिसुजुलू जुलू को आधिकारिक तौर पर जुलू राष्ट्र के राजा और जुलू राष्ट्र के एकमात्र राजा के रूप में मान्यता दी गई। जुलू किस राज्य का शक्तिशाली पारंपरिक समुदाय है। तो जुलू जो है किस राज्य का, तो दक्षिण अफ्रीका का जुलू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 है कि हाल ही में किस राज्य में संपर्क हेल्प डेस्क और 16 बाल सुलभ पुलिस थानों का उद्घाटन किया है। तो ये किया है उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में संपर्क हेल्प डेस्क और 16 बाल सुलभ पुलिस थानों का उद्घाटन किया, तो किसने, तो उड़ीसा। नेक्स्ट है कि रिलायंस जियो ने
कहाँ से मोबाइल के 5G सेवाएं लॉन्च की हैं? तो मोबाइल रिलायंस जियो ने कहाँ से मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की हैं? जो कि है नाथ द्वारा राजस्थान से। 98 का डी आंसर सही है, नाथ द्वारा राजस्थान। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का शुभारंभ किया। इसकी कुल लंबाई क्या होगी? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का उद्घाटन का शुभारंभ किया। इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? तो ये होगी 126 मीटर। इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने पूर्णतः 100 प्रश्न कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके आएंगे, जिनमें हम 100 क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।